जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज प्रथमेश निरंजनी एंड आई एम योर पॉलिटी मेंटोर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देख लिया था कि भारत जो कि हमारा स्पीकर है वो स्पीकर बन चुका है, लोकसभा का सदस्य बन चुका है। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि पार्लियामेंट की क्या क्या प्रोसीडिंग्स के अंदर भारत को पार्टिसिपेट करना होता है और भारत किस तरीके से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर रहा था। आज के लेक्चर के अंदर हम जानेंगे बच्चों कि भारत कैसे राज्यसभा का मेंबर बन जाता है और राज्यसभा का मेंबर बनने के बाद हमारा भारत जो कि एक गरीब परिवार का बच्चा होता है, जो कि सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, वही जाके आगे हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी फैक्चुअल चीजों को हम जानेंगे जो कि हमारे एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, और राज्यसभा के अंदर बेसिकली इलेक्शन का प्रोसीजर भी क्या होता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर बॉडीज होती है उनके अंदर सिलेक्शन का और वहां पर इलेक्शन का प्रोसीजर किस तरीके से होता है। चलिए बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीडब्ल्यू ऐप के अंदर सारे नोट्स हमारी क्लासेस के अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ करना यह है कि आप अपने प्ले स्टोर ऐप के ऊपर जाइएगा। प्ले स्टोर के ऊपर जैसे ही आप पीडब्ल्यू टाइप करेंगे आपको पीडब्ल्यू का ऐप मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को ओपन करने के बाद आपको एज इट इज शक्ति बैच का लोगो मिलेगा। उस लोगो के नीचे बाय नाउ का ऑप्शन होगा। देखिए डरिएगा नहीं, बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप शक्ति बैच के लिए सब्सक्राइब हो जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्ज बेसिकली यहां पर नहीं लिया जा रहा है। चलिए बच्चों, हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे भारत की जर्नी जो कि एक छोटे से स्कूल से स्टार्ट हुई थी, कैसे वो प्रेसिडेंट तक जाएगा, वो उस जर्नी को हम अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि भारत जो है वो स्पीकर अब बन चुका है। अब होता यह है एक दिन कि स्पीकर बनने के बाद भारत जो कि स्पीकर है वो बीमार हो जाता है। अजन स्पीकर जब वो बीमार हो जाता है तो अब लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को लीड कौन करेगा, क्योंकि स्पीकर तो बीमार हो गया है, भारत तो हमारा बीमार हो गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यह कहा जाता है कि अगर स्पीकर किसी वजह से एब्सेंट है, स्पीकर या तो बीमारी के कारण एब्सेंट है या कोई ऐसा रीजन आ जाता है कि स्पीकर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर डिप्टी स्पीकर स्पीकर के काम को या स्पीकर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको परफॉर्म करता है। दैट मीन्स अगर भारत बीमार हो गया है तो भारत की जगह लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहां पर निभाएगा। बट क्या हो बच्चों अगर यहां पर ऐसा हो कि डिप्टी स्पीकर भी बीमार हो जाए या किसी रीजन की वजह से डिप्टी स्पीकर भी अपना काम नहीं कर पा रहा, तो देखिए इसके लिए एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्रोसीजर दे के रखा है जिन्हें कहा जाता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। बेसिकली इस कंडीशन में होता यह है कि जो लोकसभा का स्पीकर है जो कि हमारा भारत है, वो क्या करता है कि 10 से ज्यादा लोगों को नहीं करेगा, बट एटलीस्ट या मैक्सिमम 10 लोगों को नॉमिनेट कर लेता है या 10 पीपल्स को नॉमिनेट करता है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में, या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की कह सकते हैं आप बेसिकली कि अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम पे इन 10 लोगों में से कोई एक आगे जाके क्या करता है, स्पीकर के पद को संभालता है। तो इन्हें आपको सिर्फ इस पॉइंट को याद रखना है कि जो स्पीकर नॉमिनेट करता है कि जो चेयरपर्सन्स हैं, जो 10 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा वो कौन नॉमिनेट करेगा बच्चों, यहां पे स्पीकर नॉमिनेट करेगा। दैट मींस इस यहां पर हमारे भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे 10 लोगों को नॉमिनेट करे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो चेयरपर्सन्स होते हैं, ये जो 10 लोग होते हैं, ये सिर्फ उस कंडीशन के अंदर ही लोकसभा को लीड करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी वैलिड रीजन की वजह से अनअवेलेबल हैं। बट अगर यहां पर स्पीकर का पद खाली है या डिप्टी स्पीकर का पद वेकेंट है या वैकेंट है वो चीजें, तो उस कंडीशन के अंदर इन चेयरपर्सन को लोकसभा की प्रोसीडिंग को करने का अधिकार नहीं होता है। सिंपल से शब्दों में कहें कि अगर दोनों ही सीट्स खाली हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, तब ये 10 लोग स्पीकर का पद को नहीं संभाल सकते हैं। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था। तो चलिए, भारत जो है हमारा स्पीकर बन चुका है। स्पीकर बनने के बाद लोकसभा के अंदर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़ी अच्छी तरीके से निभा रहा है। अब आगे देखिए, बेसिकली होता यह है कि कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद भारत जो कि लोकसभा के लिए अपॉइंट हुआ था,
लोकसभा के लिए एज का क्राइटेरिया कितना था बच्चों? 25 ईयर्स कि 25 ईयर्स का कोई भी पर्सन जो है वो लोकसभा के इलेक्शन को लड़ सकता है। अब एक टेन्योर के कंप्लीट होने के बाद भारत की जो एज है अब वो हो गई है 30 ईयर्स। अब यहां पर भारत की एज जब 30 ईयर्स हो गई है तो यहां पर भारत राज्यसभा को ज्वाइन कर सकता है। अब भारत अगर राज्यसभा को ज्वाइन कर सकता है तो ऑब्वियसली कुछ क्वालिफिकेशंस भारत के पास आ गई होगी। जैसे एक तो आपको समझ में आ गई है कि उसकी एज जो है वो 30 ईयर्स की यहां पर हो गई है। चलिए इसके अलावा भी देखते हैं कि राज्यसभा को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे कि हमको पता है कि अंडर आर्टिकल राज्यसभा है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250 होती है, जिसमें से 238 स्टेट्स और यूटीज के लोग होते हैं और 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड कौन से बच्चों? लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया आपको, प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करता है जो बेसिकली डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं, आर्ट, कल्चर, मूवीज, स्पोर्ट्स, इन फील्ड्स के होते हैं। जैसे कि हमने रेखा जी की बात करी थी, सचिन तेंदुलकर जी की बात करी, ये सारे इन्हीं फील्ड से होते हैं। इसके अलावा यहां पर बात की जाए कि करंट स्ट्रेंथ अगर आप अभी राज्यसभा की देखेंगे तो ये 245 है, जिसमें से 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो 12 मेंबर्स हैं वो बेसिकली नॉमिनेटेड हैं। तो ये छोटे छोटे से फैक्चुअल पॉइंट से आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारा भारत अब एलिजिबल हो चुका है राज्यसभा को ज्वाइन करने के लिए। अब देखिए यहां पर जब ये चीजें हो जाती है तो अब इलेक्शन ऑफ राज्यसभा की हम बात करते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन बेसिकली किस तरीके से किया जाता है। लोकसभा के इलेक्शन की प्रोसेस हमने देखी थी। हमको पता है कि लोकसभा का जो इलेक्शन था वो डायरेक्टली था, आप और हम उन लोगों को चुनते थे जो लोकसभा में आपको और हमें रिप्रेजेंट करेंगे। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का नेचर ये होता है कि बेसिकली इट्स अ परमानेंट हाउस, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व। तो यहां पर बेसिकली राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर किया जाता है, इट्स अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर यह देखा जाता है कि इस इलेक्शन के अंदर स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। दैट मींस राज्यसभा के अंदर जो सदस्य चुने जाते हैं वो स्टेट असेंबली से चुन के आते हैं, है ना। देखिए एक पॉइंट लिखा यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट। पहली बात तो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही लोग चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या, क्योंकि हमने अभी तक ये स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा नहीं है। कोई चिंता मत कीजिए बच्चों, आगे लेक्चर के अंदर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर्स के अंदर एनडीए में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी कुछ क्वेश्चंस को पूछा गया। चलिए देखते हैं, पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। के बाद जितनी भी सीट्स अलॉट की जाती है राज्यसभा के लिए अलग अलग स्टेट्स को, वो उनके पॉपुलेशन के बेस के ऊपर की जाती है बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ बच्चों को शायद पता भी होगा कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है राज्यसभा में उसकी सीट्स भी उतनी होगी, और जिन स्टेट्स का पॉपुलेशन कम है राज्यसभा के अंदर उन स्टेट्स की सीट्स भी कम होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि राज्यसभा के अंदर जो स्टेट्स को सीट का अलोकेशन किया जाता है कि यूपी की सीट ज्यादा है, और अगर हम बात करें कि हमारी जम्मू कश्मीर की सीट्स यहां पर कम है, तो बेसिकली वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इसका जो सीट्स का अलोकेशन किया जाता है वो पॉपुलेशन बेस पे किया जाता है, जनसंख्या के ऊपर यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। चिंता मत कीजिए, जो वर्ड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको भी हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर प्रॉपरली समझेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता क्या है। ये बेसिकली एक ऐसी मेथड होती है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम भी यूज की जाती है। इस मेथड को हम प्रॉपरली आगे के लेक्चर्स में और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों कि यहां पर टोटली बात की जाए तो अभी राज्यसभा के अंदर सिर्फ 3 स्टेट, सिर्फ 3 यूटीज का रिप्रेजेंटेशन है जिनके पास राज्यसभा के अंदर सीट्स हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कौन कौन है? दिल्ली है हमारी, पौंडीचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 यूटीज का रिप्रेजेंटेशन अभी राज्यसभा के अंदर है। क्यों? जैसा मैंने आपको बताया। और सीट्स का अलोकेशन किस तरीके से होगा बच्चों? यहां पर सीट्स का जो अलोकेशन किया जा रहा है बेसिकली वो यहां पर पॉपुलेशन बेस के ऊपर है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो यहां पर ये हमने समरी फॉर्म के अंदर ये देखा है
कि राज्यसभा के अंदर बेसिकली इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चंस जो हैं वो बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक चीजें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इन एग्जाम के अंदर बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको अपना बेसिक बड़ा स्ट्रांग करना है, बिकॉज अगर क्या होगा, बेस आपने स्ट्रांग कर लिया तो उसके ऊपर आप नॉलेज की कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर लीजिए, फिर आपकी वो इमारत कभी भी डगमगाएगी नहीं, आपका नॉलेज फिर वो बढ़ता ही रहेगा। बट अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है, बेस ही ठीक नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस के अंदर, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर एक कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आपको अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा करना है। चलिए बच्चों, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं भारत की। अब देखिए यहां पर इन सारी चीजों के बाद भारत जो है वो राज्यसभा का मेंबर यहां पर बन चुका है। अब यहां पर एक पॉइंट आया था बच्चों जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, कि रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का किस तरीके से किया जाता है। इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स को समझने के पहले या इसको समझने के लिए आपको स्टेट लेजिस्लेचर को समझना होगा। जैसे हमने देखा कि सेंटर के अंदर भी हमारी दो बॉडीज होती हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। आपको भी पता होगा कि आपकी स्टेट्स के अंदर भी तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहां पर भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो देखिए आज हम उन्हीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में भी जानते हैं कि बेसिकली ये होती क्या है। देखिए बच्चों, अगर प्रॉपरली बात की जाए तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट काउंसिल यहां पर तीन चीजों से मिलकर बनती है। हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो तीन चीजों से मिलकर बनेगा। पहला हो जाएगा बच्चों हमारे गवर्नर, गवर्नर के बाद अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाद बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक सिंपल सा कंपैरिजन बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो। आपको याद हो कि हमने देखा था कि इंडियन सेंट्रल जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो तीन चीजों से मिलकर बना था, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। यहां पर भी सेम तरीके से, जैसे कि सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट है, यहां पर क्या आ गए हमारे गवर्नर की हम बात कर रहे हैं। जैसे सेंटर के अंदर हमारा अपर हाउस था जिसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, वैसे ही स्टेट के अंदर हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जैसे हमारा सेंटर के अंदर लोकसभा थी या लोअर हाउस था, वैसे ही स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको यह चीज शायद समझ में आ गई होगी कि यहां पर सबसे स्ट्रांग कौन है। जैसे कि सेंटर में सबसे स्ट्रांग पॉलिसीज बनाई जा रही है, जिनके पास ज्यादा पावर है, वो कौन होती है? हमारी लोकसभा होती है। वैसे ही स्टेट्स के अंदर भी जो सबसे स्ट्रांग बॉडी मानी जाती है वो बेसिकली क्या है बच्चों? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या है हमको कंफ्यूजन होता है कि सेंटर की जो पॉलिटिकल बॉडीज हैं उनके बारे में तो हमने जान लिया है, बट स्टेट की पॉलिटिकल बॉडीज का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम का नेचर बेसिकली ये रहा है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर से कोई क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है तो बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको एक बेसिक से कॉन्सेप्ट भी अगर आपको पता है तो भी आप उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हमारे इस पॉइंट को। हमने तीन चीजें देख ली थी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, गवर्नर आ जाते हैं, लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाती है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी यहां पर आ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर फैक्चुअल पॉइंट्स की बात की जाए तो जो स्टेट काउंसिल की बात की जाती है या स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे पार्ट 6 के अंदर संविधान के दे के रखी हुई है। पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन गया है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, तो आर्टिकल 168 से लेके 202 यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है। ये फैक्चुअल चीज है बच्चों, इस छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको यहां पर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, जो अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चंस आपने देखा है एनडीए के अंदर पॉलिटी का स्टेटमेंट का, आप पुराने क्वेश्चंस लगा के देखिएगा, जो टॉपिक्स हमने कर लिए हैं यहां पर उन्हीं टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग से वो क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें बच्चों यहां पर कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बेसिकली दो तरह के हाउसेस होते हैं। हमने बात करी है, कौन से हमने बात करी है? पहला होता था हमारा एक स्टेट
लेजिस्लेटिव या कह सकते हैं कि स्टेट असेंबली, दूसरी थी हमारी स्टेट काउंसिल। बट यहां पर भी एक सिनेरियो है, हर स्टेट के अंदर स्टेट काउंसिल प्रेजेंट नहीं होती है। हाँ, हर स्टेट के अंदर स्टेट असेंबली तो होगी, बट हर स्टेट के अंदर स्टेट काउंसिल नहीं होती है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। ये यहां पर बेसिकली हर स्टेट में दो टाइप के हाउस होते हैं। पहला हाउस की अगर बात की जाए तो बाइकैमरल होता है। बाइकैमरल का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसे स्टेट्स जहां पर दोनों हाउसेस होंगे, स्टेट असेंबली भी होगी और स्टेट काउंसिल भी होगी। ये होता है बाइकैमरलाइजेशन, जहां पर दोनों हाउसेस प्रेजेंट होते हैं। अभी हर स्टेट के अंदर नहीं है बेटा कि स्टेट काउंसिल हर स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे मैंने बताया था, स्टेट काउंसिल किसकी तरह है? राज्यसभा की तरह है। स्टेट असेंबली किसकी तरह काम कर रही है? बेसिकली लोकसभा की तरह काम कर रही है। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि लोकसभा की जरूरत तो ज्यादा होती है क्योंकि पॉलिसीज वही बतानी है। तो यहां पर जो डबल हाउस का फॉर्मूला है वो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर नहीं है, वो टोटली अभी तक सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर है। अब नेक्स्ट की अगर बात की जाए, जो दूसरा हब 6 स्टेट्स कौन कौन से बच्चों देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तेलंगाना, पांचवा कर्नाटका और लास्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर दोनों हाउसेस प्रेजेंट हैं। दैट मींस स्टेट असेंबली भी है और स्टेट काउंसिल भी है। ये दोनों हाउसेस यहां पर प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे स्टेट्स की, तो वहां पर सिर्फ स्टेट असेंबली का प्रेजेंटेशन है, स्टेट काउंसिल वहां पर नहीं है। देखिए क्या होता है, अगर आप यहां पर इन स्टेट्स को देख रहे हैं तो आपको शायद कुछ स्टेट्स में एक चीज कॉमन लगी होगी, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बेस के ऊपर ये देखा जाता है कि क्या यहां पर स्टेट काउंसिल या काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जरूरत है, क्या स्टेट काउंसिल की जरूरत है, या स्टेट असेंबली के थ्रू ही आप चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा है कि अगर 2 हाउसेस होते हैं किसी स्टेट के अंदर, तो किसी बिल को पास होने में या पॉलिसीज को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों टाइम लगेगा आप समझ रहे होंगे कि क्योंकि पहले बिल पहले हाउस के अंदर जाएगा, वहां पास होगा, पास होने के बाद फिर सेकंड हाउस में जाएगा और वहां पास होगा। सो हो सकता है कि सेकंड हाउस के अंदर कोई डेडलॉक आ जाए। सो दैट्स व्हाई यहां पर क्या होता है कि मेजर स्टेट्स के अंदर आप ये देखेंगे कि सिंगल हाउस की ही बात की जाती है। इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? यूनिकैमरल, है ना, जिसके अंदर हमने देखा है कि यहां पर एक ही हाउस होता है, जो कि बेसिकली यहां पर क्या है? स्टेट असेंबली है। याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 6 स्टेट्स के नाम आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं कि जहां पर दोनों हाउसेस प्रेजेंट हैं। इन 6 स्टेट्स के नाम आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहां पर हमारी, तो हम थोड़ा सा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आप अभी किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के आप हैं, आप देखते होंगे कि आपके स्टेट के अंदर भी एक पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ हाउस है जो कि आपकी स्टेट के लिए पॉलिसी बनाता है। तो ये बेसिकली हाउस है क्या बच्चों? ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर ऐसे लोग जाते हैं जिनके लिए आप वोट करते हैं। जैसे ऐसे कुछ पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं ताकि आपकी क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए। क्योंकि देखिए हमारे भारत को जो इलेक्ट करा है वो यहीं से इलेक्ट होकर भारत आगे जा रहा है, राज्यसभा का मेंबर बना है और आगे जाके हमारा भारत ही आज के ही लेक्चर में क्या बन जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। चलिए देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, सो इट इज एन इलेक्टेड चैम्बर लाइक लोकसभा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, लोकसभा के अंदर जैसे एमपीज को चुना जाता है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर किसे चुना जाता है बच्चों? एमएलए को चुना जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा एमपी बड़ा है या एमएलए बड़ा है ना। एमएलए की अगर बात की जाए तो यहां पर वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट असेंबली को, जो किसकी तरह है? हमारी लोकसभा की तरह ही है। तो यहां पर जो भी लोग इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, उस स्टेट के लोगों के थ्रू ही इलेक्ट किए जाते हैं। और जो पार्टी जीत जाती है सीएम उसी का बनता है, चीफ मिनिस्टर बेसिकली उसी पार्टी का होता है। जैसे लोकसभा में क्या हो रहा था, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। यहां पर क्या होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, कि जो पार्टी जीत जाती है उसी पार्टी का सीएम या मुख्यमंत्री बनता है। चलिए आगे समझते हैं इस पॉइंट को, कि पहली बात की इलेक्टेड चैम्बर होता है लोकसभा की तरह। अब यहां पर इसकी स्ट्रेंथ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं बच्चों।
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। 500 से ज्यादा किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। दैट मींस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 500 से ज्यादा लोग चुन के नहीं आ सकते, है ना, ये याद रखिएगा। जैसे कि हमारा लोकसभा में कितना था, कितनी है मैक्सिमम, ये कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और राज्यसभा की कितनी है वो आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया। चलिए, और मिनिमम की अगर बात की जाए तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 60। दैट मींस 60 से कम नहीं हो सकते हैं वहां पर। कि आप मैक्सिमम तो कितने लोगों को चुन के ला सकते हैं? 500, बट मिनिमम कितने होना चाहिए? कम से कम 60। बट देखिए, अब यहां पर भी एक सिनेरियो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो कि वहां पर 60 से ज्यादा लोग चुन के आ जाए। तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आप देखेंगे कि 60 से कम लोग हैं। जैसे कि हम बात करें यहां पर गोवा की बात कर रहे हैं, गोवा के अंदर भी आप देखेंगे तो वहां की असेंबली के अंदर 60 से कम लोग हैं। तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, जैसा कि लोकसभा के अंदर हमने देखा था कि लोकसभा के अंदर भी जो सीटों का बंटवारा किया गया था वो किस तरीके से किया गया था बच्चों? पॉपुलेशन बेस पे किया गया था। तो यहां पर भी जो सीट दी जाती हैं, एलोकेशन किया जाता है, वो पॉपुलेशन के बेस पे ही किया जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं कि यहां की जो स्ट्रेंथ होती है, ये पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो भी स्ट्रेंथ होती है वो पॉपुलेशन के बेस पे डिपेंड करती है कि किस स्टेट का कितना पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट असेंबलीज की सीट को डिफाइन किया जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि किस स्टेट असेंबली की सीट सबसे ज्यादा है इंडिया में। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी स्टेट असेंबली की सीट सबसे ज्यादा अलॉट की गई है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें बच्चों कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, जैसे हमने देखा था लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स थे, लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स थे। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कुछ याद आ रहा है बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। तो यहां पर भी जो स्टेट असेंबलीज होती है वहां पर 1 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट करता है। कौन करता है? गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। और हमारी लोकसभा में कौन नॉमिनेट कर रहा था? प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे थे। तो देखिए, मैंने कहा है आपको लोकसभा के सिमिलर ही चीजें आपको यहां पर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें बच्चों तो हमने देखा था कि इट्स अ टेम्परेरी हाउस लाइक लोकसभा। जैसे लोकसभा 5 साल के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, मैंने पहले बताया है आपको, लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, जो कि 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। वैसे ही स्टेट असेंबली भी 5 साल के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहां पर बात करें बच्चों कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कहता है कि अगर कोई भी पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, जैसे आप भी देखते होंगे कि आपके स्टेट्स के अंदर जो लोग स्टेट के इलेक्शन लड़ते हैं, है ना, एमएलए के लिए जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए वो हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली अगर बात की जाए यहां पर क्वालिफिकेशन की, तो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भारत का नागरिक होना उस पर्सन को जरूरी है। जो भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उस पर्सन को भारत का नागरिक होना जरूरी है। हमने लोकसभा के इलेक्शन में देखा, राज्यसभा के इलेक्शन में देखा है, अब स्टेट के इलेक्शंस में भी देख रहे हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट असेंबली के अंदर या स्टेट इवन काउंसिल के अंदर भी। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये पहली क्वालिफिकेशन है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट की जो एज है उनकी वो नॉट लेस देन 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 साल से कम एज के नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ना है तो आपकी एज कम से कम 25 ईयर्स होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बच्चों यहां पर बात की जाए कि जब 25 ईयर्स की एज हो जाती है तो बेसिकली ये माना जाता है कि जिस भी पर्सन को, मान लीजिए पर्सन यहां पर जीते हैं, तो उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल होना चाहिए। दैट मींस जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं बेसिकली वहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए या वोट देने के एटलीस्ट वो काबिल होना चाहिए। वहां की वोटिंग लिस्ट में उस पर्सन का नाम होना चाहिए जो उस स्टेट से इलेक्शन लड़ना चाहता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों कि अगर कोई पर्सन ऐसी सीट से चुनाव लड़ना चाहता है जो एसटी और एससीज के लिए रिजर्व है, तो उस पर्सन को उसी कैटेगरी का होना जरूरी है। यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीज है तो
कि अगर आप ऐसी सीट के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है ऑलरेडी, तो यहां पर आपको उस कास्ट का या उस ट्राइब का होना ऑब्वियसली जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों यहां पर कि जो ओथ, जो शपथ दिलाई जाती है, शपथ की अगर बात की जाए उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, वो 5 साल होता है। लोकसभा जैसे ही आपको लग रहा होगा कि क्या हम वापस से लोकसभा का रिवीजन कर रहे हैं, हाँ बच्चों सेम चीजें ही हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा की तरह ही है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की जब हम बात करेंगे तो वो राज्यसभा की तरह लगेगी आपको। चलिए फिर से समझते हैं, 5 साल जो है वो इसका टेन्योर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एक बार में इसे 1 साल के लिए बेसिकली बढ़ाया जा सकता है ना। मैंने पहले भी कहा है इमरजेंसीज को हम एक लेक्चर के अंदर प्रॉपर्ली समझेंगे, तब आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि एक साल में एक बार में 1 साल के लिए इमरजेंसी में कैसे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों यहां पर कि जो शपथ दिलाते हैं, जैसे वहां पर कौन दिला रहा था, लोकसभा में प्रेसिडेंट दिला रहे थे, यहां पर जो ओथ दिलाते हैं, जो शपथ दिलाते हैं, वो कौन हो जाएंगे, हमारे गवर्नर हो जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, और एग्जाम के अंदर अगर पूछ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों कि जो शपथ दिलाई जाती है, हमने देखा है कि वो गवर्नर हमारे शपथ दिलाते हैं। अब जैसे हमारे स्पीकर होते हैं राज्यसभा के अंदर, सॉरी लोकसभा के अंदर, डिप्टी स्पीकर कहां थे हमारे, लोकसभा के अंदर, वैसे ही स्टेट असेंबली का भी एक स्पीकर होता है और स्टेट असेंबली का एक डिप्टी स्पीकर होता है। ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को समझने के बाद जो दूसरा हाउस है, जो कि अभी तक इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर है, जो कि हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं अब आपको राज्यसभा की तरह लगने वाला है या अपर हाउस की तरह लगने वाला है। देखिए यहां पर सबसे पहली बात की जाए कि सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर ही अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी स्टेट्स को उसकी जरूरत नहीं लगती है। मैंने बता दिया है कि 2 हाउस होते हैं तो क्या इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों यहां पर, तो यहां पर जो मेंबर्स होते हैं, जैसे राज्यसभा के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, यहां पर भी ये मेंबर्स इनडायरेक्टली ही इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें बच्चों यहां पे, तो मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्ट्रेंथ कितनी थी, मैक्सिमम 500 थी, मिनिमम स्ट्रेंथ वहां पर कितनी थी, 60 थी। अब यहां पर अगर बात की जाए मैक्सिमम स्ट्रेंथ की, तो ये कहते हैं कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितनी भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का मैक्सिमम कितना ले सकते हैं आप, 1/3 हो सकता है उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ का। देखिए जैसे अगर प्रॉपरली यहां पर बात की जाए कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर 3 है तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1। यहां पर टोटल कितने लोग हैं, यहां पर 9 लोग हैं, है ना, 9 लोग हैं यहां पर। तो 9 में से अगर बात की जाए कि टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रिप्रेजेंटेशन है या टोटल वहां पर सीट्स अगर 9 है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। क्यों, क्योंकि 9 का 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 का 1/3 होता है 3। ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ है, उसका 1/3 ही लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ हो सकती है मैक्सिमम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, जैसे वहां पर मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी थी, 60 थी। यहां पर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की मिनिमम स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो होती है बच्चों 40 इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ, असेंबली की, काउंसिल की, छोटे छोटे पॉइंट्स है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप एक बार अगर प्रॉपरली चीजों को पढ़ लेंगे, प्रॉपरली चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। और मैंने पहले भी क्लासेस के अंदर आपको बोला है कि ओनली द रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आपको रिवाइज करते रहना है चीजों को बार बार, है ना। ऐप के ऊपर जो नोट्स आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं, उन नोट्स को आप रिवाइज करते रहिएगा, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एग्जाम में आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि यहां पर अगर किसी पर्सन को इलेक्ट होना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अगर किसी पर्सन को इलेक्ट होना है, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अगर किसी पर्सन को इलेक्ट होना है, तो क्या क्या एजुकेशन, क्या क्या बेसिकली कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन यहां पर क्या क्या होनी चाहिए, है ना। एजुकेशन का कुछ एरिया यहां पर क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया। यहां पर बात की जाए, पहली चीज बड़ी सिंपल है, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पॉइंट हमको पता ही है कि जो भी पर्सन आ रहा है उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। बड़ा सिंपल पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट की जो एज है, जैसे कि वहां पर 25 साल थी, यहां पर कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। दैट मींस 30 साल से वो पर्सन छोटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि ये राज्यसभा की तरह परमानेंट चैम्बर है। मैंने पहले ही कहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट की, वो राज्यसभा की तरह है। जैसे राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व, इट्स अ परमानेंट चैम्बर, वैसे ही हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इट इज ऑल्सो नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व, ये भी परमानेंट चैम्बर ही होता है या परमानेंट हाउस ही होता है। अब सिनेरियो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। सेम राज्यसभा की तरह यहां पर 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर सेकेंड ईयर के अंदर रिटायर्ड हो जाते हैं। दैट मींस कि एक पर्सन जो है, एक पर्सन का जो कार्यकाल है यहां पर वो कितना हो जाएगा, 6 साल हो जाता है, कि एक मेंबर मैक्सिमम 6 साल तक वहां पर सर्व करता है। हाँ, वापस से री इलेक्शन के लिए वो खड़े हो सकते हैं, और हर 3 साल के बाद गवर्नर नए इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशंस को बिगिन कर देते हैं। अब जैसे हमारी राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, वैसे ही स्टेट काउंसिल के अंदर भी चेयरमैन की पोस्ट को डिफाइन किया गया है बच्चों, और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट को भी यहां पर डिफाइन किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे समझते हैं आगे किस पॉइंट को। आगे बच्चों बात की जाए कि राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का, जैसा कि हमने लिखा था कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी यहां पर होता है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन स्टेट लेजिस्लेचर से ही चुन के राज्यसभा के अंदर पहुंचते हैं। अब देखिए बच्चों, हो क्या रहा है, हमारा जो भारत है, भारत को अगर राज्यसभा को ज्वाइन करना है तो वहां पर उसे किसी ना किसी स्टेट का मेंबर होना जरूरी है। दैट मींस स्टेट लेजिस्लेचर से चुन के आना भारत के लिए यहां पर जरूरी हो जाता है। बट देखिए, यहां पर हमने ये देखा है कि भारत को अब प्रेसिडेंट बनना है, और प्रेसिडेंट बनने से पहले भारत वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों कि क्या कोई पर्सन अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ना चाहता है तो क्या वो लोकसभा का मेंबर हो सकता है, कि अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो क्या वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। इस बात को हम जानते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो भारत है वो अभी लोकसभा का स्पीकर है। देखिए, अब आगे होता यह है कि एक टेन्योर के कंप्लीट होने के बाद नाउ ही इज एलिजिबल टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट, की भारत जो है अब वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल हो गया है। क्यों हो गया है, बिकॉज यहां पर भारत के 2 टेन्योर लोकसभा में कंप्लीट हो गए हैं। दैट मींस अगर उसने 25 साल की एज में लोकसभा को ज्वाइन कर लिया था तो लोकसभा का एक टेन्योर कितने साल का होता है, 5 साल का। 2 टेन्योर कितने साल के हो जाएंगे, 10 साल के हो जाएंगे। दैट मींस अभी भारत की एज लगभग 35 से 36 साल के बीच में होगी। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी होती क्या है, और हमारा भारत वाइस प्रेसिडेंट के लिए अब एलिजिबल क्यों हो गया है। चलिए देखते हैं। पहली बात कि ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट टेन्योर, बेसिकली यहां पर 2 टेन्योर भारत ने कंप्लीट कर लिए हैं लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि नाउ ही इज एलिजिबल टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली अगर किसी भी पर्सन को भारत का उपराष्ट्रपति बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो ऑब्वियसली ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना उस पर्सन को जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों कि द एज, की जो एज डिफाइन की गई है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत फैक्चुअल पॉइंट है, ये 35 इयर्स है। कि कोई भी नागरिक, बेसिकली अगर हम बात करें, जो कि 35 साल का है और कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। बट उसकी एज कितनी होनी चाहिए बच्चों, 35 इयर्स होनी चाहिए। याद रखिएगा, 25 लोकसभा के लिए, 30 राज्यसभा के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहां पर कितनी हो गई है, 35 इयर्स। याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा,
कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उसे क्वालिफाई होना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन यहां पे दी गई है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, है ना, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि ही मस्ट वेकेंट हिज सीट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कोई पर्सन स्पीकर की पोस्ट पर है, जैसे कि भारत था, कोई पर्सन ऑलरेडी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, वो पर्सन भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। बट जैसे ही उसने इलेक्शन को जीत लिया, उसी दिन से उसे अपनी उस पोस्ट को छोड़ना पड़ता है, पुरानी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। जैसे भारत अगर अभी स्पीकर है और वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है, तो अगर भारत वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाता है या भारत वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, तो यहां पर उसे अपनी लोकसभा की जो स्पीकर की सीट है उसे छोड़ना पड़ता है, बिकॉज दो सीट्स को होल्ड नहीं कर सकते यहां पर। और ऑब्वियसली चीज है, स्पीकर से जो ऊंची पोस्ट है वो कौन सी है? वाइस प्रेसिडेंट है। शुरुआत में प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट के नीचे अगर पोस्ट की बात करें तो वो कौन होती है? वाइस प्रेसिडेंट होती है। तो ऑब्वियसली स्पीकर से अगर वो ऊंची पोस्ट है तो यहां पर जो नीचे वाली पोस्ट है उसे यहां पर पर्सन को छोड़ना पड़ता है। दो पोस्ट को आप एक साथ होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए यहां पर कि जो ओथ है, भारत जब वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, हमारा भारत इलेक्शन जीत जाता है, तो यहां पर उसे जो ओथ दिलाई जाएगी वाइस प्रेसिडेंट बनने की, जो शपथ दिलाई जाएगी, वो कौन दिलाता है बच्चों? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। तो यहां पर ओथ कौन दिला रहा है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि अगर रिजिग्नेशन भी देना है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो किसे देगा? प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन दे सकते हैं। अगर रिजाइन करना है उनको, तो यहां पर रिजिग्नेशन किसे दिया जाएगा? यहां पर प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि यहां पर देखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, ये प्रेसिडेंट है। अगर वाइस प्रेसिडेंट रिटर्न में अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो बेसिकली वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरेशन की बात की जाए तो जो कार्यकाल होता है वाइस प्रेसिडेंट की सीट का, वो 5 साल का ही होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। हमारे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव्स के अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स ऐसे हैं जिनका मेजर जो टेन्योर है वो 5 साल दिया गया है हमारे संविधान के अंदर। तो यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी कार्यकाल बेसिकली कितना है बच्चों? 5 साल है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड हिज ऑफिस बियॉन्ड 5 years until his successor assume charges। मान लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हमारा जो भारत है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी बन चुका है, उसे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए भारत को एज एन वाइस प्रेसिडेंट बने हुए। 5 साल के बाद होता यह है कि इलेक्शंस वाइस प्रेसिडेंट के नहीं कराए जाते हैं और कोई नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है। तो इस कंडीशन के अंदर भारत को अपनी सीट छोड़नी नहीं पड़ेगी, वो एज एन वाइस प्रेसिडेंट बना रह सकता है। बट यहां पर हमेशा नहीं बना रह सकता है कि 5 साल 10 साल 20 साल तक कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन ही नहीं हो रहे, तो भारत जो है वो अभी तक वाइस प्रेसिडेंट बना ही है। नहीं, यहां पर एक पॉइंट दिया गया बच्चों, जो मैक्सिमम पीरियड होता है यहां पर वो 60 दिन होता है। मतलब 2 महीने की हम बात करें कि लगभग 2 महीने तक वो बना रह सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता है यहां पर, क्योंकि विद इन 2 months फिर इलेक्शंस करवाने ही होंगे वाइस प्रेसिडेंट के एनी हाउ। याद रखिएगा, ये 60 डेज वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी पूछ ली जाती है। यूपीएससी ने कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के अगर आपने पेपर्स लगाए हैं तो सैलरी पूछी इस बार, बिकॉज सैलरीज को भी रिवाइज किया गया है। तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर सैलरी की बात की जाए बच्चों, तो यहां पर कितनी है? ये 4 लाख पर मंथ, 4 लाख पर मंथ यहां पर उनकी सैलरी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए अगर बच्चों, तो यहां पर बेसिकली इलेक्शन एंड रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का और बेसिकली उनके रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत सारे आर्टिकल्स, इसके अंदर 2 आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 64 है, आर्टिकल 65 है। रिमूवल का प्रोसेस बताने से पहले हम इस चीज को जान लेते हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है कि आर्टिकल 63 के अंदर ये चीज बताई गई है कि देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63। आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस आर्टिकल को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि जैसे
हमने देखा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। आप और हम मिलकर उनको इलेक्ट नहीं करते बच्चों, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। अब किसके थ्रू किए जाते हैं? यहां पर लिखा है ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं, कौन से दोनों हाउस है? लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं। दैट मींस अपर हाउस और लोअर हाउस के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वही मिलके उपराष्ट्रपति को या वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। दैट मींस हमारा जो पर्सन है भारत को जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली कौन कर रहे हैं? एमपीज ही कर रहे हैं। तो भारत को सिलेक्ट करने का काम भी एमपीज का ही है, बिकॉज ही इज गोइंग टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, जैसे कि हमने बात करी है बच्चों, यहां पर काउंसिल की बात करी है, स्टेट असेंबली की बात करी है, उनका पार्टिसिपेशन यहां पर इलेक्शन में नहीं होता है। इस पॉइंट को बड़े अच्छे से आप ध्यान से समझिएगा कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का यहां पर पार्टिसिपेशन इलेक्शन में नहीं है, किसके? वाइस प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो हटाया कैसे जा सकता है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहां पर लिखा है कि रेजोल्यूशन पास ओनली इन राज्यसभा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये पूछा जाता है कि अगर उपराष्ट्रपति को या वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाना है, उन्हें रिमूव करना है, तो आप उनका रेजोल्यूशन या रिमूवल का जो ड्राफ्ट है वो किस हाउस के अंदर भेजेंगे? वो लोकसभा में जा सकता है या राज्यसभा में जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहां पर लिखा है कि द रेजोल्यूशन पास्ड बाय ओनली इन राज्यसभा, कि उनका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो कहां पे स्टार्ट होगा? शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। अब आपके मन में क्वेश्चन अरोज हो रहा होगा कि सर ऐसा क्यों? उपराष्ट्रपति तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो लोकसभा के अंदर उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास किया जा सकता है? तो देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां आता है बच्चों, याद रखिएगा, ये आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे, वही काउंसिल ऑफ स्टेट्स के भी चेयरमैन होंगे। अब काउंसिल ऑफ स्टेट कौन है? हमारी राज्यसभा। दैट्स व्हाई हमारे राष्ट्रपति ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन होते हैं। जो भी पर्सन उपराष्ट्रपति बेसिकली, तो जो भी पर्सन अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया है, वही पर्सन आगे जाके काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन भी बन जाता है। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारा जो भारत है वो किस पॉइंट में सिलेक्ट हुआ है? वो एज एन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है, तो वही आगे जाके हमारे राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। ये याद रखिएगा, वही चेयरमैन बन चुका है क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। और आर्टिकल 64 भी यही कह रहा है। चलिए अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है बच्चों, आर्टिकल 65। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और वाइस प्रेसिडेंट की पावर को ये डिफाइन कर रहा है। यह आर्टिकल क्या कहता है? यह आर्टिकल कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा बेसिकली कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट क्यों करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि अगर भारत जब स्पीकर था तो भारत बीमार हो गया था, इल हो गया था, या किसी दूसरे देश के अंदर वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहां पर लोकसभा का काम कौन संभाल रहा था? डिप्टी स्पीकर संभाल रहा था। वैसे ही यहां पर हमारे प्रेसिडेंट अगर बीमार हो जाते हैं या किसी कंडीशन के अंदर वो कह सकते हैं कि अपना काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, विदेश यात्रा पे गए हुए हैं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर उतने टाइम के लिए प्रेसिडेंट का काम वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें से याद रखिएगा बच्चों कि जितने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, उतने टाइम वाइस प्रेसिडेंट के पास वो सारे पावर्स होते हैं बच्चों जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं, क्योंकि वहां पर वो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। और उनकी जो सैलरी और अलाउंसेस हैं वो भी उनको प्रेसिडेंट की तरह ही मिलते हैं, जितने टाइम के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म के अंदर, या जितने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के फॉर्म में एक्ट कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। और एक छोटा सा पॉइंट ये आ जाता है कि ही इज री एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, कि वापस अगर 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है भारत का, तो भारत वापस से
वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। यहां पर एलिजिबिलिटी के अंदर यह बताया गया है कि आप बार बार वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। यहां पर कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन नहीं किया गया है कि एक बार ही चुनाव लड़ा जा सकता है या 2 बार ही लड़ सकते हैं। यहां पर आप री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। याद रखिएगा बच्चों इस पॉइंट को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आर्टिकल 65, 64 को याद रखिएगा, दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और एक छोटा सा पॉइंट और है यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, रिमूवल का रेजोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ हम ऐसा रिन्यूअल का प्रोसेस या रिमूवल का प्रोसेस बेसिकली लाने वाले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहां पर कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जैसा हमने कहा है कि हमारा जो भारत है जो कि वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है, वही आगे जाके क्या बनेगा, हमारा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी है। क्यों? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64, क्योंकि आर्टिकल 64 में लिखा है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वही आगे जाके क्या बनता है, चेयरमैन बनेगा। ये वही बेसिकली बन जाता है राज्यसभा का चेयरमैन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर अगर बात की जाए कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना, आर्टिकल बेसिकली यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 64 की बात की जा रही है कि 64 के अंदर ये चीज कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, याद रखिएगा भले ही वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, बट वो वहां के मेंबर नहीं होते हैं। याद रखिएगा क्यों? क्योंकि राज्यसभा के अंदर वो इलेक्ट होके नहीं आए, वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक छोटी सी चीज है बट बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों, जैसे स्पीकर जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर वोट नहीं कर सकते थे, आपको याद आ रहा होगा, बट वो एक कास्टिंग वोट देते हैं। दैट मींस अगर टाई का सिचुएशन आ जाता है तो उस टाइम पे वो अपना वोट दे सकते हैं। सेम सिनेरियो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर वाइस प्रेसिडेंट अपना वोट नहीं देते हैं, बट टाई का सिचुएशन अगर आ जाता है तो यहां पर वो कास्टिंग वोट देते हैं, वो कास्टिंग वोट के लिए एलिजिबल होते हैं। बट स्टिल याद रखिएगा कि वो मेंबर नहीं होंगे किसके, राज्यसभा के। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों कि सैलरी और उनके जो अलाउंसेस होते हैं, बेसिकली जो भी सैलरी दी जाती है, जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, इसी लेक्चर के अंदर आगे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है वो हम समझेंगे। जितने भी हमारे यूनियन के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, इनकी सैलरी जिस फंड से आती है, जिस अकाउंट से आती है, बेसिकली वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। आगे हम इसी लेक्चर के अंदर समझेंगे और डिटेल में कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है क्या। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों, यहां पर व्हेन ही डिस्चार्जेस ड्यूटी एज प्रेसिडेंट ही इज नॉट इनिशिएटेड टू एनी सैलरी एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है कि जब वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट के फॉर्म में अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हैं, तो यहां पर उनकी जो सैलरी आती है, जितनी सैलरी उनको मिल रही है, वो एज ए राज्यसभा चेयरमैन नहीं मिलेगी। वो किस फॉर्म के अंदर मिलेगी, वो उनको प्रेसिडेंट की सैलरी के फॉर्म में मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है इस पॉइंट से पहले। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जिन पर्सन को हम देख रहे हैं, ये हमारे राज्यसभा के पहले डिप्टी चेयरमैन रहे हैं। चलिए समझते हैं, जैसे कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है बच्चों, वैसे ही डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की पोस्ट को भी डिफाइन किया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा था, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा था, वैसे ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की पोस्ट भी होती है। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में कि यहां पर जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वही अपने में से इन्हें इलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि वो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट मेंबर नहीं थे, बट ये जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं। याद रखिएगा बच्चों इस पॉइंट को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, ही परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफिस व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट और एब्सेंट, कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के फॉर्म में एक्ट करेंगे या जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटी को निभाएंगे, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन बन जाता है, डिप्टी चेयरमैन बन जाता है। क्योंकि अब चेयरमैन जो है वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभा रहे हैं, तो चेयरमैन की ड्यूटी कौन निभा रहा है, डिप्टी चेयरमैन निभाते हैं। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। और रिजिग्नेशन ये किसे देंगे, बेसिकली अगर डिप्टी चेयरमैन को अपना रिजिग्नेशन देना है तो ऑब्वियसली वो राज्यसभा के चेयरमैन को देते हैं। और हर केस में राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, यहां पर वाइस
प्रेसिडेंट। याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं आपसे, इन्हें भी रिमूव किया जा सकता है और सेम वही 14 दिन पीरियड इनको नोटिस देना जरूरी होता है, एडवांस नोटिस यहां पर जरूरी होता है। और जिनका हम पिक्चर देख रहे हैं, ये भारत के राज्यसभा के पहले डिप्टी चेयरमैन है एसवी कृष्णमूर्ति राव। ये पहले डिप्टी चेयरमैन है भारत के, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हमने देखा था कि एक कंसोलिडेटेड फंड का नाम आया था जिसके थ्रू वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिली थी, प्रेसिडेंट को सैलरी मिली थी। तो देखिए हम देख लेते हैं, आज हमारे एक पॉइंट होता है बेटा कि जितने भी पार्लियामेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपने कभी ना कभी लाइफ में ये सोचा ही होगा कि जो टैक्स का पैसा मैं भर रहा हूं वो कहां जाता है। मैं इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा हूं, सरकार इतने खर्चे करती है, मंत्रियों की सैलरी दे रही है, हमारे जो फोर्सेस के पर्संस होते हैं, आगे जाके आप एनडीए को ज्वाइन करेंगे, एनडीए ज्वाइन करने के बाद जब आप कमीशन हो जाएंगे तो आपकी भी सैलरीज बनेगी वहां पर। वो सैलरी कहां से आती है और ये पैसा जाता कहां है? तो देखिए ये हर जगह को, जैसे हम जानते हैं कि हम जब अपना पैसा रखते हैं तो वो बैंक के अंदर एक फंड के फॉर्म में रख देते हैं, ऐसे ही भारत सरकार के पास भी बेसिकली 3 तरह के फंड्स हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फंड होता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 के अंदर डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि जो सरकार की मनी है, मैंने बताया 3 जगह पे स्टोर रहती है या 3 जगह से गवर्नमेंट अपनी मनी को स्टोर करके रखती है, और वो मनी कौन सी है? जो हम और आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी मनी से वो एक्सपेंडिचर भी चुकाती है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 266 के अंदर है। इसके बाद पब्लिक अकाउंट्स होता है जो कि आर्टिकल 266 और सब आर्टिकल जिसका बेसिकली 2 होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 267 के अंदर होता है, इसे बेसिकली इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। इन 3 फंड्स के अंदर सरकार अपने पैसे को रखती है, वही पैसा जो हम टैक्स के थ्रू सरकार को देते हैं, और इन्हीं पैसों के थ्रू, इन्हीं फंड्स के थ्रू एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं तीनों फंड्स को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में इन फंड्स से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहली बात की जाए कि जो फंड्स की हम बात करते हैं तो मेजरली 3 टाइप के फंड है। पहला है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, और तीसरा है हमारा कंटिजेंसी फंड। आर्टिकल्स याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसमें ये है आपका कंसोलिडेटेड फंड का और कंटिजेंसी फंड का। कंटिजेंसी जिसे इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है, आर्टिकल 267 में आता है, और कंसोलिडेटेड फंड ये आता है हमारा आर्टिकल 266 में। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट फंड की बात की जाए बच्चों तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। चलिए इस फंड के बारे में समझते हैं कि बेसिकली है क्या। पहली चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड, सबसे इंपॉर्टेंट फंड है ये हमारा, याद रखिएगा। क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट फंड, देख लेते हैं। ऑल रेवेन्यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास, सरकार के पास जितना भी पैसा आता है, आप अगर एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आप क्या देते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। कैसे? 9 रुपए का बिस्किट का पैकेट है, 1 रुपया आप टैक्स दे देते हैं, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा भी कहां जाता है, इस कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जाता है। डायरेक्ट टैक्स आप देते हैं, आपने देखा होगा कि मनी के स्लैब्स बने होते हैं कि जिनकी इनकम इतने % है या जिनकी इनकम इतने लाख से इतने लाख है, उनको इतना % पैसा टैक्स के फॉर्म में देना होगा। तो डायरेक्ट टैक्स भी आपका कहां जाता है बच्चों, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर ही जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर प्रॉपरली कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है उसके लिए आपने फीस पे करी है, डिविडेंड्स परचेस करे हैं आपने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है, जैसे पीएसयू कहते हैं, जैसे हमारी ओएनजीसी है। तो यहां पर इन कंपनीज के थ्रू भी जो प्रॉफिट किया जा रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो भी हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाके ही जमा होता है। याद रखिएगा बच्चों इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि अगर इस फंड से पैसा निकालना है आपको या सरकार को इस फंड से पैसा रिलीज करना है, निकालना है, तो एक पॉइंट है, द गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विदहोल्ड मनी फ्रॉम दिस फंड। कि इस फंड से अगर आपको मनी को विड्रॉ करना है सरकार को, तो यहां पर पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है।
दैट मीन राज्यसभा, लोकसभा, पूरी पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। उस अप्रूवल के बाद ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा सरकार निकाल सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि ऑल लीगली ऑथोराइज पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड फ्रॉम दिस फंड। अब देखिए, क्या सरकार के पास सिर्फ पैसा आता ही है? नहीं, सरकार का पैसा जाता भी है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो लीगली खर्चे हैं, वो एक्सपेंसेस बेसिकली वो पेमेंट्स कहां से दिए जाते हैं? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिए जाते हैं। याद रखिएगा बच्चों, लीगल एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं, सरकार के जितने खर्चे हो रहे हैं वो बेसिकली कहां से जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फंड है, इसको याद करिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि इन तरह के पॉइंट से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट फंड की अगर बात करें बेटा, तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है। इसके अंदर अगर बात करें कि जितने भी कंसोलिडेटेड फंड के अलावा जितनी भी रेवेन्यूज गवर्नमेंट को रिसीव्ड होते हैं या गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी चीजें क्रेडिट हो जाती हैं, वो सारी पब्लिक अकाउंट्स के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जितने भी बैंक सेविंग अकाउंट्स, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्टर्स के होते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शंस के लिए। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की हम बात करते हैं, है ना। आप चिंता मत कीजिए कि ये सर क्या है, बैंक अकाउंट्स क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर हम सारी चीजों को प्रॉपरली समझ लेंगे उस टाइम पे, क्योंकि अभी पॉलिटी के अंदर इसको इतना डिटेल में समझना जरूरी नहीं है बच्चों। एग्जाम बड़ा पास है आपका, इस बात को याद रखिएगा। चीजों को हमको वही कवर करना है जो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स का जब लेक्चर अभी आएगा तो उसके अंदर हम इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए यहां पर कि डिफेंस फंड होते हैं, प्रोविडेंट फंड होते हैं, इंश्योरेंस फंड्स होते हैं, ये सारी के सारे फंड्स जो हैं वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होते हैं। यहां पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट जानना आपको जरूरी है कि यहां पर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है कि अगर इस फंड से पैसा रिलीज करना है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड से पैसा अगर रिलीज करना था तो पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी था। बट यहां पर अगर इस फंड से पैसा रिलीज करना है तो यहां पर पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। आप खुद सोचिए ना, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं कि जो भी क्रेडिट अकाउंट में किए जाते हैं, मिनिस्टर्स की सैलरी की हम बात कर रहे हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए पैसा रिलीज करना है, तो क्या बार बार पार्लियामेंट का अप्रूवल लेंगे? बहुत लंबा प्रोसेस है। तो यहां पर इस प्रोसेस से बचने के लिए अगर आपको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉ करना है तो पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत यहां पर नहीं होगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो फंड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 267 में आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फंड है बच्चों, इसको इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। मान लेते हैं अभी कि इंडिया के अंदर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, बाढ़ है, सूखा है, फ्लड आ गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर इमीडिएट पैसा रिलीज करने की जरूरत है कि जल्दी से उस स्टेट को एक बड़ा सा फंड रिलीज कर दिया जाए, तो क्या यहां पर हम पार्लियामेंट के अप्रूवल का वेट करेंगे? नहीं, पार्लियामेंट के अप्रूवल में दिन लग सकते हैं, 5 दिन 10 दिन, बट उस स्टेट को या उस इमरजेंसी के टाइम पे जल्दी से पैसा रिलीज करने की जरूरत है। तो एक फंड बनाया गया है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर मनी को विड्रॉ करने के लिए होता है, जिसे क्या कहा गया है बच्चों? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 267 के अंदर आता है। इसको बनाया गया था बच्चों 1950 के अंदर, 1950 में इस फंड को क्रिएट किया गया था। शुरुआत में यह कहा गया था कि यहां पर हम कितने रुपीस रखेंगे? 50 करोड़ रुपीस हमेशा रहेंगे। दैट मींस इंडिया के अंदर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो इस फंड के अंदर हमेशा 50 करोड़ रुपीस रहेंगे और उस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इस फंड को हम डायरेक्टली रिलीज कर देंगे। ये 1950 में कहा गया था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इस फंड का अमाउंट को भी बढ़ाना जरूरी हो गया, क्योंकि आप समझ रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। 1950 के अंदर 50 करोड़ रुपीस काफी ज्यादा थे एक देश के हिसाब से, बट आज अगर कंटिजेंसी फंड की हम बात करें तो वहां पर 50 करोड़ रुपीस कोई ज्यादा नहीं है। तो यहां पर 2005 के अंदर इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया बच्चों? 500 करोड़ कर दिया गया है। और ये किसके पास होता है? बेसिकली बात की जाए यहां पर कि ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहां पर बेसिकली होता यह है कि प्रेसिडेंट के कंट्रोल में भी फाइनेंस सेक्रेटरी इस फंड की कह सकते हैं कि देखभाल करता है। इस फंड की जो देखरेख है,
जो कंट्रोल है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के हाथ में होती है, याद रखिएगा। दिस फंड इज यूज्ड टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो अनएक्सपेक्टेड है, फ्लड आ गया है ना, कह सकते हैं कि हम नेचुरल कोई कैलेमिटी आ गई, सडनली खर्चा आ गया, तो यहां पर आप सडनली पैसा कैसे जनरेट करोगे, तो यहां पर ये पैसा कंटेंजेंसी फंड से दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, अगर यहां पर कि स्टेट हैव देयर ओन कंसोलिडेटेड एंड कंटेंजेंसी फंड, की स्टेट्स के खुद के भी कंटेंजेंसी फंड होता है, स्टेट का खुद का भी कंसोलिडेटेड फंड होता है, याद रखिएगा। अलग अलग स्टेट्स का खुद का भी कंटेंजेंसी फंड होता है, कि स्टेट की जो इनकम आ रही है, स्टेट की जो रेवेन्यू जनरेट होता है, स्टेट भी तो किसी फंड में रखेंगे। आप बिहार से हैं, पंजाब से हैं, एमपी से हैं, आपकी स्टेट्स के अंदर भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट किसी ना किसी फंड के अंदर रखती है बच्चों। तो वो फंड की कहां की बात की जा रही है कि स्टेट्स के खुद के भी कंटेंजेंसी फंड भी होता है और स्टेट का खुद का कंसोलिडेटेड फंड भी होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगर पॉइंट की आप स्लाइड देख रहे हैं तो इंडिया के जितने भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ये उनकी पूरी लिस्ट है। अगर हम सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इसके बाद अगर हम लास्ट बात की जाए तो वेंकैया नायडू जी अभी हमारे करंटली वाइस प्रेसिडेंट है। याद रखिएगा, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना आपके लिए जरूरी है। पहले कौन रहे हैं, अभी कौन है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं जो बेसिकली इन्हीं लेक्चर से रिलेटेड हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस को। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। अभी हमने देखा है कि कौन से हाउस के अंदर चेयरपर्सन उस हाउस का मेंबर नहीं होता है, उस हाउस का सदस्य नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, राज्यसभा। बिकॉज राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, यहां पर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और हमने देखा है यहां पर कि वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन तो होते हैं बट वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर, कि एक बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया है, वो एक्ट कब बन जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, राज्यसभा एंजॉयज मोर पावर देन लोकसभा इन द केस ऑफ, कि राज्यसभा के पावर पास लोकसभा से ज्यादा पावर होती है किस केस के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहां पर पुट करा है बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज देखने को मिलती है। इसका आंसर की अगर हम बात की जाए कि आंसर तो है इसका बच्चों सी, सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज अगर आपको बनानी है, जैसे हम आईएएस की बात करते हैं, आईपीएस की बात की जा रही है, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। अगर ऐसी ही कोई नई सर्विस बनानी है तो यहां पर उस नई सर्विस को बनाने की जो पावर है वो ज्यादा किसके पास होगा, वो राज्यसभा के पास होता है। लोकसभा को उस सर्विस का ड्राफ्ट या कह सकते हैं उस नई सर्विस का बिल प्रेजेंट करने का पावर नहीं है। ये पावर बेसिकली किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की पोस्ट को सेटिंग अप करने में जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, राज्यसभा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई यहां पर मैंने इसको पुट किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों, Which article of Indian Constitution says that there shall be a vice president of India? आज ही हमने डिस्कस करा है, इसका आंसर भी आप बताइएगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, who among the following can contest the election of vice president while remaining in office? अगर कोई पर्सन ऑफिस के अंदर रिमेन है तो कौन सा पर्सन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। इजी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, कौन लड़ सकते हैं, आंसर है बच्चों ऑल, सभी लड़ सकते हैं। क्यों, बट एक कंडीशन है कि उनको अपनी उस पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा अगर वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए हैं तो। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। जैसे भारत क्या था, हमारा स्पीकर था, स्पीकर होने के बाद भी उसने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा है, बट जब वो जीत गया तो उसे अपने स्पीकर की पोस्ट को छोड़ना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है द वाइस प्रेसिडेंट्स पावर आर लाइक द स्पीकर ऑफ राज्यसभा एज स्पीकर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द केयरटेकर प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव।
अगर आपने इस लेक्चर को पूरी तरह अच्छे से देखा है, समझा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों। और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आपका वाइस प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो रहा है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ, बड़ा सिंपल सी कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं या प्रेसिडेंट के पद पे काम कर रहे हैं, जैसा कि आर्टिकल 65 में बोलता है कि क्या कहता है आर्टिकल 65 कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उनकी जगह कौन बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा। तो उनकी सैलरी किस तरह की होगी? ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, प्रेसिडेंट की तरह ही उनकी सैलरी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, द रिमूवल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत देर हमने इस पॉइंट को डिस्कस भी किया है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर है क्या, कि जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस है वो किस हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों हाउस या किसी भी हाउस के अंदर नहीं। देखिए बच्चों, आज हमने ये देखा है कि हमारा भारत जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच चुका है। इस जर्नी के अंदर हमने वो सारे एस्पेक्ट भी देख लिए हैं कि किस तरीके से कोई पर्सन पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में जाने के बाद राज्यसभा के अंदर भी चुना जाता है, और राज्यसभा के अंदर जाने के बाद कैसे कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो कि हम क्लासेस के अंदर कर रहे हैं उनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। और मैंने पहले भी एक चीज कही आपको कि एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन भी सही या गलत आपकी पोस्ट को डिफाइन कर सकता है। एक या दो क्वेश्चंस का गलत हो जाना या सही हो जाना आपके सपने के बीच का अंतर बन सकता है। तो आप अपनी मेहनत को पूरी तरीके से करते रहिए, कहीं भी कमजोर मत पड़िए। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।